हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वन शॉट वीडियो। ठीक है, और ये किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा? ये जुडिशरी, आईबीपीएस और एआईबी और अन्य कोई लॉ एग्जाम्स में अगर ये पूछा जाता है तो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और अगर इस सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, बल्कि पूरा का पूरा लॉ का बंडल मैंने बनाया हुआ है, वो अगर चाहिए आपको, जिसमें लॉ के सब्जेक्ट वाइज नोट्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे सब्जेक्ट वाइज और 20 मॉक टेस्ट होंगे पर एग्जाम्स के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ये इनेक्ट कब हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये हुआ था हमारे 1 सितंबर 1872 को। एक्सटेंड कहाँ तक करता है? तो होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, लेकिन अब तो इसमें भी लागू हो गया क्योंकि आर्टिकल 370 हट चुका है इसलिए। टोटल सेक्शन इसमें 238 है, बट डरने की जरूरत नहीं है, 238 पूरी नहीं है। बीच में से जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, वो हट चुका है यहाँ से, तो सेक्शंस काफी सारे कम हो गए हैं। और मेन इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो 1 से लेकर 72 तक ही है, बाकी उसके बाद में कोई इम्पोर्टेंट ज्यादा है नहीं। बेस्ड ऑन क्या है? इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है, इक्विटी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। गवर्न कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट्स हो गए, कंसिडरेशन, परफॉर्मेंस, ब्रीच, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इन सबको जो गवर्न करता है। ठीक है, की अमेंडमेंट सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट जो कि ये हटा दिए गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और इनका अलग से ही वीडियो आएगा क्योंकि ये सेपरेट एक्ट है। रेलिवेंसी इन एग्जाम में रेलिवेंट होता है ये। कॉन्ट्रैक्ट की जो परिभाषा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात ये आप देख लो। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बैकबोन है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये लाइन एग्जाम में गारंटीड आएगी और आज जाती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक चार्ट ये है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ठीक है, ये हो गए हमारे एग्रीमेंट, हो गए ये एग्रीमेंट, और ये हो गए हमारे कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। कोई भी एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। आगे हम एग्जांपल से समझेंगे सारी चीजें बहुत डीप में। तो चलो आगे देखते हैं टेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो ये चीजें पढ़ेंगे। एग्रीमेंट हो गया, एसेंशियल क्या है इसके, पैलेट एग्रीमेंट का ऑफर, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, और हम लास्ट में अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे जो हम हर वीडियो में करते हैं, ताकि हमारा जो है डाउट्स क्लियर हो जाए और हमारे को जो रिवीजन हो जाए एक्ट का बिल्कुल अच्छे से। इंट्रोडक्शन क्या है? तो पहली चीज है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। पर उससे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट क्या होता है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्रॉमिस पे। एक पार्टी दूसरे को प्रपोजल एक्सेप्ट करे, ठीक है, अगर एक पार्टी है दूसरे का प्रपोजल एक्सेप्ट करे तो ये प्रॉमिस हो जाता है। और एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन एग्रीमेंट बनता है। एग्जांपल देता हूं। ए ने बी से कहा, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? ठीक है, कार हो गई ये। क्या तुम मेरी कार खरीदोगे और रुपए तुम मुझे बस 5,000 देना। बी ने कहा ठीक है भाई, हम खरीद लेंगे, 5,000 रुपए दे देंगे। जब ए ने कहा तो ये क्या हो गया? प्रपोजल। और बी ने जब बोला कि हाँ खरीद लेंगे, ये हो गया प्रॉमिस। ठीक है, और जब इन दोनों की ये दोनों चीजें हो गई और कंसिडरेशन हमारी आ गई 5,000 रुपए, ये मिलकर क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। अब क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? बिल्कुल इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो ये बन जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जैसे ए है और बी है। ए ने कहा भाई 5,000 रुपए ले ले और मेरे को ये कार चोरी करके दे दे। बी ने कहा ठीक है भैया, दे देंगे कार चोरी करके। बी ने 5,000 रुपए ले लिए लेकिन कार चोरी करके नहीं दी। अब क्या एक न्यायालय में जा सकता है कि ये बात लेकर कि भैया मैंने 5,000 रुपए इसे दिए थे और इसने मेरे को कार चुरा के नहीं दी? अब तो न्यायालय नहीं कोई पकड़ लेगा, तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट ऐसा होता है जो शून्य होता है शुरू से ही, जो कभी इन्फोर्स ही नहीं हो सकता है। जैसे कि भाई मैंने अभी बताया
कि कई सारी चीजें जो कि वॉइड होती हैं, या फिर अभी जो मैंने एग्जांपल बताया कार चोरी वाला, ये इलीगल था और ये वॉइड ही रहेगा शुरू से ही। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो पहले वैलिड था बाद में वॉइड हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक पार्टी की चॉइस पर वैलिड या फिर वॉइड होगा। ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है, मान लो कि ए है और बी है। ए ने बी को बोला, बी 5,000 रुपये ले और तू मेरे को ये कार बेच दे। अगर कार नहीं बेचेगा तो मैं तेरे बेटे को मार दूंगा। अब ये तो धमकी हो गई, ठीक है, कोर्सन हो गया। बी बोला, अरे भैया मारो मत मेरे बच्चे को, आपको मैं कार बेच देता हूँ, 5,000 रुपये ले लेता हूँ। ये एग्री कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन ये वॉइडेबल है कब, जब बी के ऑप्शन पर, क्योंकि बी के साथ क्या हुआ है, बी के साथ कोर्सन हुआ है, बी को धमकाया डरा धमकाया गया है, तब उससे एक कार खरीदी जा रही है, तो बी है इसको वॉइड करवा सकता है। अगर नहीं कराता तो उसकी मर्जी है। इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं, वही फॉरबिडन जो होते हैं लॉ के द्वारा, वो होते हैं अनफोर्सिबल, जिन्हें इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला क्या है, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट मैंने बता दिया क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होती है एग्रीमेंट में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे कि इसमें क्या है, ऑप्शन ये है कि एग्रीमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नैरो होता है। इसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी जरूरी नहीं है, इसमें होती है जरूरी। जैसे सोशल इन्विटेशन हो गया एग्जांपल के लिए, इसमें सील एग्रीमेंट एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हो गया, ये वाइड भी हो सकता है, ये वैलिड प्लस इन्फोर्सेबल होना जरूरी है। तो आशा करता हूँ ये वाले तो पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, तो वो इसेंशियल्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। पहली चीज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, वैलिड प्रपोजल और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मतलब बिना शर्त की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मन में इच्छा होनी चाहिए कि हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको अब फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने, मान लो कि ए ने बी से बोला कि बी भाई 5,000 रुपये ले लो और ये अपनी जो जमीन है वो मेरे को करने को दे दो, यूज करने को दे दो 1 साल को। बी ने कहा ठीक है। अब ए ने डी ने क्या किया, 5,000 रुपये ले ली, लेकिन जमीन किसी तीसरे आदमी को दे दी, तो वो वैलिड नहीं रहा कॉन्ट्रैक्ट। तो इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने की, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने की, एग्रीमेंट को फॉलो करने की। अगर नहीं है तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो वाइड हो जाता है। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, कंसिडरेशन रुपए में होनी चाहिए या फिर किसी चीज के बदले कुछ होना चाहिए, लेकिन वो जो चीज है लीगल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने किसी से एग्रीमेंट कर लिया कि तुम मेरे को चावल की बोरी दो और मैं तुम्हें कोई नशीला पदार्थ दूंगा, ड्रग्स दूंगा या फिर कुछ और दूंगा, तो वो चीज वॉइड हो जाएगी, क्योंकि लीगल चीज होनी चाहिए जो कि कंसिडरेशन में काम में आए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11, जो पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो मेजर होना चाहिए, मतलब 18 साल का होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग से ठीक होना चाहिए और लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाना चाहिए। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, उस व्यक्ति की कंसेंट कोई जबरदस्ती या फिर फ्रॉड करके, धोखाधड़ी करके या फिर कुछ जो तथ्य है उनको छुपाकर नहीं ली जानी चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गलत चीजों की डीलिंग कर रहे हो। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट में यूज होना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो कि वॉइड करार दी गई, जैसे कि बेजरिंग हो गया, मतलब जुआबाजी हो गई, सट्टेबाजी की, और ये हो गई रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब आप बिजनेस नहीं कर सकते इसका कॉन्ट्रैक्ट, या फिर किसी का बिजनेस रोकना या फिर किसी की मैरिज को रोकना, उसका कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सब वॉइड हो जाता है। सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी, सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, मतलब स्टाम्प पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब कोई एग्रीमेंट जो है या कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऑफर एंड प्रपोजल क्या है हमारा, ऑफर प्रपोजल, जब एक पर्सन दूसरे के सामने कोई काम करने या ना करने की विलिंगनेस जाहिर करे या फिर उसकी इच्छा जो एसेंट मांगे, मतलब कि उसकी जो है इजाजत मांगे, तो क्या प्रपोजल है। टाइप्स ऑफ ऑफर कैसे कैसे होते हैं, एक्सप्रेस ऑफर हो सकता है वर्ड से, या फिर रिटन या फिर ओरल हो सकते हैं। इम्प्लाइड ऑफर कंडक्ट से हो सकता है, जैसे कि बस में बैठना
बस कंपनी का इम्प्लाइड ऑफर ऑफर एक्सेप्ट करना है, ठीक है। बस तो जा रही है, आप जाके बस में बैठ गए, मतलब कि आपने बस वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया मुझे लखनऊ जाना है, लखनऊ की बस है तो लखनऊ में बैठ के लखनऊ जाना है। कुछ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, लेकिन हुआ है बट इम्प्लाइडली हुआ है, बिना कुछ बोले हुआ है। वर्ड से हुआ है, मतलब मैं तुम्हारा घर 50 लाख रुपए में खरीदता हूँ, ये क्या हो गया, वर्ड से हो गया, ओरली या फिर रिटर्न में हो गया। जनरल ऑफर पब्लिक को होता है, कार्बोलिक कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल केस है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में। स्पेसिफिक ऑफर किसी एक स्पेशल पर्सन को देना है ऑफर। क्रॉस ऑफर दोनों पार्टी सेम थिंग और सेम टर्म्स को क्या करें और बोल दें, जैसे कि ए ने बी से बोला कि ए गया बी के पास में, ए ने बी से बोला यार मेरी जो कार है वो 5,000 रुपए में तू खरीद ले। बी भी आया, बी बोला यार तेरी जो कार है वो 5,000 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। ये क्या हो गया, क्रॉस ऑफर हो गया। काउंटर ऑफर क्या होगा, एक्सेप्टेंस प्लस मॉडिफिकेशन। काउंटर ऑफर ये होता है कि ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो जाता है, न्यू ऑफर बन जाता है। मतलब ए ने बी से बोला कि भाई 5,000 में मेरी कार खरीद ले, बी आया भाई 5,000 नहीं मैं 4,000 रुपए में खरीदूंगा, तो ये काउंटर ऑफर हो गया। स्टैंडिंग ऑफर मतलब कि किसी एक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए जो ऑफर चलता है, कॉन्टिन्यूस ऑफर होता है ये। जैसे टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ओपन ऑफर होता है। रूल्स फॉर वैलिड ऑफर, तो उसके लिए रूल्स है, मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जो भी पर्सन है उसको पता होना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ट्रीट होना चाहिए। मस्ट बी इंटेंट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको करने की इच्छा होनी चाहिए। ये कंडीशनल होनी चाहिए, कंडीशनल हो सकता है, ठीक है। रिवोकेशन कैसे होगा, ऑफर रिवोक हो सकता है जब बिफोर एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड, मतलब कि ऑफर जो है उसको कैंसिल किया जा सकता है जब अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुई है उससे पहले पहले। सेक्शन 6 है इसके, व्हेन ऑफर लैप्सेस, ऑफर लैप्स या फिर खत्म कब होता है, जो टाइम था उसके बाद में ऑफर खत्म हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया ऑफरी ने तो खत्म हो जाएगा। जो ऑफरी है जिसको दिया गया है उसकी डेथ हो गई या फिर काउंटर ऑफर उसने कर दिया तो पुराना वाला जो ऑफर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस से पहले ऑफरर की ही डेथ हो गई तब भी रिजेक्ट हो जाएगा, और कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तब भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ केसेस अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सेप्टेंस क्या होती है, जब किसी ने ऑफर दिया। अब चलो एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि ये है मिस रिया, ये है रिया जी, और ये है अ, बालू जी, ठीक है। बालू एक लड़का है और ये रिया लड़की है। बालू जी गए रिया के पास, रिया से बोला रिया आई लव यू। रिया को उन्होंने क्या दिया, प्रपोजल दिया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अब रिया जो गई, रिया ने इनसे बोला मैं तुम्हें प्यार नहीं करती भैया, मतलब कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये एक्सेप्टेंस तो उनकी रिजेक्ट हो गई भैया। इन्होंने ऑफर दिया, उन्होंने एक्सेप्टेंस ना देके रिजेक्ट कर दिया उनका ऑफर। लेकिन अगर रिया बोलती है आई लव यू टू, तो ये क्या हो जाएगी, ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी उसके जो ऑफर था उसकी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद अब याद रहेगी आप लोगों को रिया और बालू के केस से। तो यही एक्सेप्टेंस होती है हमारी, ठीक है। और उसमें कोई शर्त नहीं होती है, आप ये नहीं कह सकते रिया से कि एक्सेप्ट कर रही हो तो मेरे को लाओ 500 रुपए दो, ऐसा नहीं होगा। जब एक्सेप्टेंस है तो अनक्वालिफाइड होगी, कोई शर्त नहीं होगी, एब्सोल्यूट होगी। जैसे कि एक्सेप्टेंस का रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस की क्या है, एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड होनी चाहिए। कम्युनिकेशन मैंडेटरी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं तीसरे इंसान से बात चल रही तुम्हारी या फिर उससे हाँ ना हो रही, खुद डायरेक्टली बात करो जाके। कंडीशनल एक्सेप्टेंस बराबर काउंटर ऑफर, ऑफर ऑफर ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो जाता है। अगर कंडीशनल कोई एक्सेप्टेंस है तो काउंटर ऑफर के बराबर होगी और ओरिजिनल ऑफर जो है रिजेक्ट हो जाएगा। मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगा, ऑफर में प्रिस्क्राइब्ड मोड होगा। अब रिया जी जो बालू जी थे वो सीधे गए थे बात करने, तो रिया जी भी सीधे ही जवाब दे देंगी। अगर बालू जी ने लेटर भेजा था तो रिया जी लेटर दे सकती है। विद इन टाइम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बालू जी ने आज कहा है, रिया जी 1 साल बाद बोल रही है आई लव यू टू, बिल्कुल नहीं होगा। एक्सपायरी डेट होती है प्यार की भी। अगर प्यार
एक साल तक टिक जाए तो क्या ही फायदा है उसका, जब एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई है। या तो चलो तुरंत हो गया तब तो टिकता ही टिकता है, लेकिन अगर किसी ने प्रपोजल दिया और आपने नहीं उस टाइम जवाब दिया तो कब तक इंसान इंतजार करे, 1 महीने 2 महीने, कब तक? एक टाइम के बाद वो दूसरी जगह मूव ऑन हो जाएगा। तो वही चीज है, विद इन टाइम होना चाहिए। बाय ऑफर ओनली, मतलब जिसे दिया गया है सर वो ऑफर, जो वो पर्सन, सिर्फ वो पर्सन जिसे ऑफर किया गया है। मतलब रिया को ऑफर दिया गया है तो उसकी जो फ्रेंड है सिया, वो नहीं देगी एक्सेप्टेंस, वो नहीं कहेगी आई लव यू टू, वो रिया ही बोलेगी क्योंकि रिया को ऑफर मिला है इसलिए। बिफोर लैप्स रिवोकेशन ऑफर लाइव होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि रिया जी जब उसको बोल रही है, जब तक बालू को जब आई लव यू टू बोल रही है, जब तक बालू जो है किसी और से जो है एक्सेप्टेंस ले चुका है, या फिर किसी और को बालू ने प्रपोज किया है और उसने हाँ कर दी है, तो फिर जो है रिया का जो एक्सेप्टेंस है किसी काम का नहीं है। नो कंडीशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आई एक्सेप्ट इफ प्राइस रिड्यूस्ड, नो एक्सेप्टेंस, ठीक है। कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि मैं एक्सेप्ट जब करूंगा या करूंगी जब तुम अपने घर वालों को छोड़ दोगे, ये कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, सेक्शन 4। कम्युनिकेशन ऑफर क्या होता है? ऑफर ही को पता चलेगा तो कंप्लीट हो जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में, जैसे पोस्ट में या फिर एक्चुअली पता चले तो ये सारी चीजें एक्सेप्टेंस हो जाएंगी। रिवोकेशन ऑफ ऑफर ट्रांसमिशन में है तो तब तक रिवोकेशन में कर सकते हो, ऑफर ही को एक्चुअली पता चले तब से पहले, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये भी ट्रांसमिशन में है, उससे पहले कर देनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारा कंसिडरेशन 2D और सेक्शन 23 से 25। कंसिडरेशन ये होते हैं जब मान लो कि ए और बी हो गए, ठीक है। ए ने बोला कि भैया 5,000 रुपए लो, कार हमें बेच दो। बी ने बोला ठीक है 5,000 रुपए दो, कार हमें बेच दो। अब मैटर ये है कि ए के लिए तो कंसिडरेशन क्या चीज हो गई, कार हो गई, और बी के लिए कंसिडरेशन 5,000 रुपए हो गए, ठीक है। दोनों के लिए कंसिडरेशन का काम अलग अलग चीजें कर रही हैं और यही कंसिडरेशन होती है। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन क्या होती है? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मतलब ए ने बोला कि भैया मुझे कार बेचो, तो कार ही बेचोगे, कुछ और नहीं बेचोगे, क्योंकि कार ही उसके लिए कंसिडरेशन है 5,000 रुपए के बदले में। मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू और थर्ड पार्टी, इंडिया में स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन अलाउड है। मतलब कि ये हो सकता है कि खुद के लिए कार ना लेता हो और या फिर अपनी वाइफ के लिए लेता हो, या फिर किसी भाई भाई के लिए लेता हो, तो भाई को जो है कार डिलीवर की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन को भी जो कंसिडरेशन दी जा सकती है। पास्ट प्रेजेंट या फिर फ्यूचर भी कंसिडरेशन हो सकती है। रियल रियल होनी चाहिए, समथिंग ऑफ वैल्यू। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि फ्रॉड वाली कंसिडरेशन है या फिर आप झूठ बोल के कंसिडरेशन दे रहे हो, वो नहीं। रियल होनी चाहिए जिसकी वैल्यू हो मार्केट में। एडिक्वेट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, एडिक्वेसी नहीं होनी चाहिए, नहीं देखती है कोर्ट अगर नॉर्मल कंसिडरेशन चलेगी। लॉफुल क्या है? इलीगल कंसिडरेशन वॉइड हो जाएगी। नो कंसिडरेशन का ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वॉइड होता है, लेकिन अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्लोजेस्ट रिलेटिव के बीच में रिटर्न और रजिस्टर्ड होता है तो क्या वैलिड हो जाएगा। जैसे कि ए है, ए का एक पोता है एक्स सी, तो ए ने जो है अपने पोते को जमीन दे दी, ठीक है, अपनी 1 बीघा जमीन दे दी, तो और पोते से कुछ भी नहीं लिया, तो ये क्या है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन में दी गई जमीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पास्ट एंड वॉलेंट्री सर्विस, मतलब अगर किसी ने पहले ही कोई काम किया हुआ या फिर किसी की जान वगैरह बचाई थी, उसके बदले में कोई कुछ देता है, तो टाइम बाद डेट हो गया है तो लिमिटेशन एक्सपायर हुई डेट पे करने की, तो रिटर्न प्रॉमिस होगा, वैलिड विदाउट कंसिडरेशन भी चलेगा। पास्ट एंड वॉलेंट्री सर्विस में जैसे कि ए है, ए की जान सी ने बचाई थी और ए ने बोल दिया कि ठीक है मैं आपको 1 महीने बाद में एक कार गिफ्ट दूंगा, तो सी ने 1 महीने पहले बचाई थी उसकी जान, लेकिन 1 महीने बाद जब एक कार गिफ्ट देता है तो उसके लिए कोई कॉम्पनसेट, कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इंडिया में कंसिडरेशन स्ट्रेंजर से भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेना एक बार। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट,
Every person is competent to contract who is of the age of majority, who is sound mind and who is not disqualified law by law. जैसे कि माइनर व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनसाइंड माइंड नहीं कर सकता, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं कर सकता कोई कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें इंपॉर्टेंट केस है मोहरी बीवी का, इंपॉर्टेंट केस है याद रखना। पर्सन ऑफ साउंड माइंड कर सकता है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ओकेशनली ये नहीं कर सकता, ठीक है। माइनर का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड रहेगा शुरू से ही, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉपल भी नहीं लगेगा, रेटिफिकेशन नहीं लगेगा। नेसेसरीज का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 68, अगर आप किसी माइनर को जो कि जिसका कोई पालने वाला नहीं है उसको, ठीक है, लेकिन उसके नाम पे प्रॉपर्टी है अच्छी खासी, तो क्या कर सकते हो आप, उसको नेसेसिटीज पहुंचा रहे हो, मान लो कि खाना पीना खिला रहे हो आप और कपड़े वगैरह दे रहे हो, पढ़ाई लिखाई करवा रहे हो, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे आप रिकवर कर सकते हो ये जो खर्चे हुए हैं आपके, वो चीजें, ठीक है। बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, माइनर के बेनिफिट में कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्स हो सकते हैं, ठीक है। माइनर के अगर बेनिफिट में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो इन्फोर्स हो जाएगा। माइनर एजेंट हो सकता है, सेक्शन 184। अब साउंड माइंड क्या है, ये मोहरी बीवी का केस है, वैसे ये ऑप्शन, ये अच्छा केस है, याद रखना। साउंड माइंड का होता है सेक्शन 12। साउंड माइंड जो जो व्यक्ति जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझ सके और उसका रेशनल जजमेंट ले सके, जैसे कि ए है और बी है। ए अगर साउंड माइंड है और बी साउंड माइंड है, ठीक है, तो उन्हें पता है कि मैं 5,000 में कार खरीद रहा हूँ, बी को पता है कि 5,000 रुपए मुझे मिल रहा है, कार बेच रहा हूँ। लेकिन अगर ये अनसाउंड माइंड है, इन्हें पता ही नहीं है मैं क्यों कर रहा हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट, क्या कर रहा हूँ, क्या कारण है मेरे करने का, ये सारी चीजें, तो वो वॉइड होगा कॉन्ट्रैक्ट, उसका कोई महत्व नहीं होगा। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट कई प्रकार की होती है, और कंसेंट फ्री का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब सेम चीज पर सेम इच्छा से एग्री हो जाते हैं तो फिर वो फ्री कंसेंट में आ जाता है। ऑप्शंस है इसके, ये हटा दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। कोर्सन होगा, या जैसे कि किसी को फिजिकली फोर्स या फिर धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट करना, तो वो क्या होगा, वॉइडेबल होगा। अनडू इन्फ्लुएंस हो गया, डोमिनेंट पोजीशन है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ और आप लोग इसका केस लॉ बताना, ठीक है, एग्जांपल में बता रहा हूँ। एक बाबा थे, ठीक है, ये एक बाबा थे जिनका एक शिष्य था जो उनके आसपास आता जाता रहता था, उनके पास एक्स। ये ने उसको क्या कहा कि उसको प्रभावित कर लिया ऐसे और बोल दिया कि बेटा ये तो सांसारिक मोह माया है, प्रॉपर्टी सारी, ये सारी चीजें गलत होती हैं, इन सबको मोह त्याग देना चाहिए, और इसीलिए तुम जो है अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, और एक्स ने कर भी दी। तो फिर बाद में जब केस हुआ तो उन्होंने बोला कि न्यायालय ने बोला कि जो प्रॉपर्टी है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में ली गई है और ये वापस होनी चाहिए। इसका रिलेटेड केस है, वो मेरे को केस का नाम बताओ आप कमेंट में, ठीक है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा फेमस भी केस है ये। नेक्स्ट हमारा अनड्यू फ्रॉड। फ्रॉड किसी भी चीज को फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करना, जैसे कि मैं हूं या फिर ए है, बी है, ए ने बोला भैया, बी आया ए के पास, बोला भैया कार खरीद लो, एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम अच्छी कंडीशन में है। बी को पता है कि कार जो है उसका जो इंजन है वो खराब है, फिर भी ए से बोल दिया उसने, और ए से 5,000 रुपए ले भी लिए उसने, 5,000 में कार बेच दी। तो जब ए को पता चलेगा ना कि कार की इंजन खराब है, तो उसके साथ तो फ्रॉड हो गया। यही फ्रॉड होता है कि पता होते हुए भी आपने कोई चीज बेच दी, तो वो फ्रॉड होगी। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अगर ए ने बी से कार खरीदी, ठीक है, बी को पता ही नहीं कि कार कार जो थी कई सालों से खड़ी हुई थी, तो बी को लगता था कि कार यार सही है, ठीक ठाक ही है, लेकिन कार की जो है इंजन खराब हो गया है, इंजन खराब है, और ए ने क्या किया, 5,000 रुपए से दे दी, कार खरीद ली। बाद में पता चलता है तो बी ने क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट किया, क्योंकि बी ने चेक ही नहीं किया था, ऐसी कार दे दी, उसे लग रहा था कि सही है, बट असल में वो सही नहीं थी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक घोड़ा है, ठीक है, ए के पास में एक घोड़ा था, घोड़ा ये था,
हॉर्स। बी से ए ने बोला कि आप मुझे 500 रुपये दो, और आपको ये घोड़ा, आपको मेरे पास एक घोड़ा है जो कि मेरे अस्तबल में बंधा हुआ है, वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब वो दोनों पहुंचे तब तक घोड़ा जो था वो मर चुका था। तो ये क्या होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। इसमें क्या है, ये वॉइडेबल हैगा और वॉइड हैगा। वॉइड कैसे, सेक्शन 20 में, वॉइडेबल है सेक्शन 21 में। अगर इसका आपको डायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा वॉइड और वॉइडेबल ये कैसे कैसे हैं। एक पार्टी करती है तो फिर वो वॉइडेबल हो जाएगा, और अगर दोनों दोनों पार्टी करती है तो फिर वो वॉइड हो जाएगा। ऐसे मिस्टेक ऑफ लॉ है, तो इसमें ये क्या होगा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है मिस्टेक ऑफ लॉ का। पर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप देख सकते हो, ये टेबल बना रखी है। फॉल्स और मिस रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो, धोखे की नियत होनी चाहिए फॉल्स फ्रॉड में, और मिस रिप्रेजेंटेशन गलती से होना चाहिए। इसमें नोइंगली मतलब जानकारी होनी चाहिए फॉल्स झूठ की, और इसमें बिलीव होना चाहिए कि ये सच बात है। तो ये सारी चीजें देख लो एक बार। अब आगे लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो होते हैं लॉफुल नहीं है अगर अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ है, फ्रॉडुलेंट है, या फिर अदर्स दूसरों को इंजर करे हो, इमोरल हो, या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। क्या क्या चीजें हैं इसमें, अनलॉफुल कंसिडरेशन है। अगर एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली वॉइड होंगे, अगर क्या क्या चीजें अनलॉफुल कंसिडरेशन है, मतलब कि जो कंसिडरेशन है वो इलीगल है। जैसे कि ए है, बी है। ये बोलता है कि भाई तू ना अ, मेरे से ये ओपियम, ओपियम आपने नहीं सुना है तो सुन लो। ओपियम एक वो होता है, ड्रग्स की तरह होता है, ठीक है। जिसको बोलते हैं याद नहीं आ रहा मेरे को क्या बोलते हैं, बट ओपियम एक ड्रग्स की तरह होता है, नशीली चीज होती है। बोलता है ये ओपियम रख ले और तू मेरे को ना अपनी ये फरारी कार है वो दे दे, ठीक है। ये बोलता है भैया ठीक है ले लो और ओपियम दे दो। तो जो कंसिडरेशन है वो वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ओपीएम इलीगल है इंडिया में। तो ये क्या होगा, वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। बिना कंसिडरेशन के वॉइड रहेगा, लेकिन एक्सेप्शन है नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली और पास्ट कंसिडरेशन वाली, वो सब वैलिड रहेंगी, बाकी सब वॉइड रहेगा। तीसरा जो 26 है वो है रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। इसका एग्जाम्पल ये है, मान लो कि ये है, एक ही गर्लफ्रेंड थी सी। सी की है कल शादी, 3 तारीख को शादी, 3 जुलाई को शादी है। ये जाता है बी के पास। बीच कहता है बी ये लो 5,000, 10,000 रुपए लो, ठीक है, और सी की शादी तोड़वा दो, कैसे भी करके तोड़वा दो। तो ये जो एग्रीमेंट है ना इन दोनों के बीच में, ये वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि किसी की शादी तोड़ना या फिर रोकना उसकी शादी, तो वो सब क्या हो गया, वॉइड हो जाता है। रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड मतलब किसी को बिजनेस व्यापार करने से रोकना, तो वो वॉइड होगा। रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है जो कि क्रिमिनल कंप्लेंट करने जा रहा है किसी के खिलाफ में, और आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि जो सी है, सी जा रहा है कंप्लेंट करने मेरे खिलाफ, ये लो 5,000 रुपए और इसको रोको कोर्ट जाने से या फिर पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन जाने से। तो आपके बीच और जो दूसरा व्यक्ति है उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड रहेगा। अनसर्टेन एग्रीमेंट से तो वो वॉइड होगा। अनसर्टेन एग्रीमेंट मतलब कि ए और बी जो है, ये कहता है ये ले 5,000 रुपए, और बी कहता है कि ला भाई 5,000 रुपए, और कहता है कि 5,000 या फिर 6,000 दे दे। और तो ये भी कहता है कि 5,000 या 6,000 ले तो रहा है, लेकिन मुझे एक या दो कार चाहिए। तो इसमें तो कोई कंडीशन है ही नहीं फुलफिल होने वाली। अनसर्टेन कंडीशन है, चाहे ए की तरफ से या बी की तरफ से, वॉइड हो जाएगा। वेजरिंग एग्रीमेंट्स मतलब कि जो बैटिंग वगैरह है, गेम वगैरह है, गेमिंग गैम्बलिंग वगैरह है, वो सब वॉइड हो जाएगी। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड बता ही दिया आपको मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। मैरिज वाला भी इंपॉर्टेंट है, बेजरिंग वाला भी इंपॉर्टेंट है। बेजरिंग में क्या होता है, या तो कोई एक आदमी हारता है या एक जीतता है, ठीक है। ए और बी है और ये क्रिकेट चल रहा है। ए बोलता है बी से ले 500 रुपए की शर्त है कि रोहित शर्मा 100 रन मारेगा। बी बोलता है अच्छा जी। वो कहता है ठीक है 500 रुपए की शर्त है, अगर रोहित शर्मा 0 पे आउट होगा। तो ए 500 रुपए दे रहा है किसके, रोहित शर्मा के शतक मारने के। बी कह रहा है कि 500 रुपए मैं दूंगा अगर रोहित शर्मा 0 पर आउट होता है तो।
तो ये जो चीज है वो क्या होगी, वॉइड हो जाएगी, क्योंकि ये बेजरिंग एग्रीमेंट है, जुआ सट्टाबाजी है। कंटिजेंट एग्रीमेंट क्या होते हैं, तो कंटिजेंट एग्रीमेंट होते हैं जिसमें कंडीशन होती है। कंडीशन और बेजरिंग एग्रीमेंट में अलग अलग चीजें हैं, बट कंटिजेंट जो होते हैं वो वैलिड होते हैं एग्रीमेंट्स। जैसे किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के हैपन होने या ना होने पर डिपेंड करता है, कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे इन्फोर्स व्हेन इवेंट हैपन्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक जहाज है जो कि बी का है, ठीक है, ये जहाज है बी का। ये बोलता है कि अगर तुम्हारा जहाज आज, या फिर बी का जहाज है, वो बोलता है अगर तुम्हारा जहाज आज यहाँ शाम तक नहीं आया तो फिर मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। ये क्या हो गया, एग्रीमेंट वैलिड हो गया है। क्यों हुआ, क्योंकि इवेंट अगर हैपन हो जाता है कि वो नहीं आता जहाज, तो फिर क्या होता है, जो है वैलिड हो जाएगा। अगर ये भी सेम ही है, इसमें मान लो कि आ जाता है तो अगर 500 रुपये दे रहा है वो, तो इसमें अगर नहीं आता तो देता है। जैसे कि अगर शिप नहीं आई तो पे करोगे, ठीक है। इवेंट इन कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, ये सब कैटेगरी अनसर्टेन इवेंट की है। इवेंट हैपन्स व्हेन विद इन फिक्स टाइम, अगर कोई कहता है कि मान लो कि ए और बी के अंदर बीच में वो होता है एग्रीमेंट, ए और बी के बीच में किसी अनसर्टेन सर्टेन टाइम के लिए, मान लो कि वो कहता है, ये कहता है कि मेरा भाई गया हुआ है बाजार और 1 घंटे में वापस आ जाएगा, तो बी कहता नहीं आएगा, तो ये कहता ठीक है, अगर आ गया तो तुम मुझे 500 रुपये दोगे। बी कहता ठीक है, अगर नहीं आ गया तो फिर 500 रुपये दूंगा। अब ये जो है, ये जो है 1 घंटे में अगर वापस आ जाता है तो 500 रुपये कौन देगा, बी देगा ए को। ये भी कंटिजेंट एग्रीमेंट आ जाता है। अगर कोई इवेंट अनपॉसिबल हो गया, मान लो कि जो इवेंट को फॉलो करने वाला था वो ही मर गया, तो फिर वो वॉइड हो जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो पार्टीज को परफॉर्म करना होगा कॉन्ट्रैक्ट जब उन्होंने फिल किया है तो। हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस, तो कौन कर सकता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से कर सकती है। अगर प्रॉमिस एक्सेप्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी तो फिर प्रॉमिजर डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको छोड़ दो। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस वही होगी जो बताई गई है, रीजनेबल टाइम में होगी, बिजनेस आवर्स में होगी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कब डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी व्यक्ति, तो जब परफॉर्मेंस कर देगा, जो एग्रीमेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है उसका परफॉर्मेंस कर देगा तब, या फिर एग्रीमेंट का जो नोवेशन हो गया है या फिर नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो फिर वो पुराने वाला डिस्चार्ज हो जाएगा। रेसिशन हो गया मतलब कैंसिल हो गया एग्रीमेंट, तब भी डिस्चार्ज होगा। ऑल्ट्रेशन हो गया, टर्म चेंज हो गई, तो भी डिस्चार्ज हो सकता है म्यूचुअल कंसेंट से। रेमिशन हो गया मतलब प्रॉमिस स्मॉलर अमाउंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर भी डिस्चार्ज हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन हो गया तब भी हो जाएगा, ब्रीच हो गया तब तो हो ही जाएगा। बाकी के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस रहे लेकिन उस टाइम पे डिस्चार्ज होगा। लैप्स ऑफ टाइम, टाइम निकल गया, लिमिटेशन हो गई तब भी, और ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा भी हो जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है, याद रखना। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड, अगर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाए कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे इसमें केस है टेलर वर्सेस कार्डवेल का, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हुआ था 56 के बेसिस पर, सेक्शन 56 के बेसिस पर। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया तब भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब टूट जाएगा। पर्सनल इनकैपेसिटी हो गई, परफॉर्मर बीमार पड़ गए, जैसे कि ए था, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए जो है उसके यहाँ पर रोज कार चलाने आएगा 30 के 30 दिन। अब ए है, ए का पैर कट गया, अब तो ये क्या हो गया, परफॉर्मर जो है वो बीमार, वो एकदम इनकैपेसिटी में आ गया, अब वो कर ही नहीं सकता, कार चला ही नहीं सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। और नॉट फ्रस्ट्रेट कब नहीं होगा, कॉमर्शियल हार्डशिप है, हायर कॉस्ट हो गई, बेटर मार्केट है, ये सारी चीजों में नहीं होगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज क्या होती हैं, तो जब एक पार्टी अपना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पे परफॉर्म ना करे तो फिर एक्चुअल या फिर एंटिसिपेटरी, तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है, परफॉर्मेंस ड्यू होने के टाइम परफॉर्म नहीं किया गया।
एंटिसिपेटरी उन्होंने पहले कह दिया कि भैया हम ये नहीं कर पाएंगे परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है, जो पार्टी है वो डैमेजेस मांग सकती है पार्टी से, दूसरी पार्टी से। रेमेडीज क्या है इसमें, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो डैमेजेस मिलेंगे उसको, या फिर स्पेशल डैमेजेस मिलेंगे। केस याद रखना है, हार्डले वर्सेस बैक्सैंडेल। लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे, पेनल्टी वगैरह लग सकती है, क्वांटम मेरिट हो सकती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जा सकता है इंसान, इंजेक्शन दे सकता है या फिर रेमिशन दे सकते हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ डैमेज ये हैं, पढ़ लेना एक बार। और इसका एक केस कमेंट में बताओ मेरे को क्या है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स मैं बता दूं तुम्हें क्या होता है। वो ये होते हैं, किसी व्यक्ति के बीच में, मान लो कि ये ए है, ठीक है, ये बी है। ए ने क्या किया, अपना जो खाना था, जैसे उसने 500 रुपए का खाना मंगाया, वो बी को दे दिया। ठीक है, और बी ने वो 500 रुपए का खाना खा लिया। ए कहता 500 रुपए मुझे दो, तो बी कहता मैं को दूं भैया, मैंने क्या तुमसे मांगा था। तो ए कहता तो तुमने खाया क्यों। अब इनमें लड़ाई हो जाती है, तो फिर ये पहुंच जाते हैं न्यायालय। तो न्यायालय कहते हैं भैया एक बात बताओ भी, जब तुम्हें उनने रखने को दिया या फिर उन्होंने किसी काम से दिया, तो तुमने वो खाया क्यों 500 रुपए का खाना। अब जब खाया है तो उसका जो है 500 रुपए पे करो। इक्विटी के सिद्धांत पे ये काम करता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में आता है, क्योंकि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चाहे उनके बीच में बात ना हुई है लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो यही है, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू इनकैपेबल पर्सन, जैसे माइनर वगैरह को। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन हो गया, किसी तीसरे व्यक्ति ने पेमेंट कर दिया है तो भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, उसको पे करना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग थिंग, तो जो मैंने ए और बी का केस बताया वो है। फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स का एक एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है रास्ता, ठीक है, और इस पर एक बैग गिरा पड़ा है, और ये बैग है बी का। ये जाता है, ये जा रहा है घूमने घूमने, और उसको बैग मिल गया जिसमें 10,000 रुपए पड़े हुए हैं। अब जो है, ये ढूंढता नहीं है बैग, जो बैग का मालिक होता है उसको, वो सीधे 10,000 रुपए लेता है और ऐश कर देता है। बाद में बी को पता चलता है कि ए को जो है बैग मिला था, तो बी ए से वो पैसे ले सकता है वापस, क्योंकि वहां कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ए का कि अगर आपने फाइंडर ऑफ गुड्स है तो फिर आपको वापस देना पड़ेगा वो जो माल है, वो जो भी चीज है वो। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट खत्म हो गया, दूसरा पार्ट ये है इंडेमनिटी एंड गारंटी। सेक्शन 124 से 147। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होती है, एक पार्टी जो होती है दूसरी पार्टी को किसी पर्सन के कंडक्ट या किसी और इवेंट से होने वाले लॉस से प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करे। इंश्योरेंस एक्ट इसी पर आधारित है पूरा का पूरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, राइट ऑफ इंडेमनिटी में होल्डर होता है डैमेजेस ऑफ कॉस्ट और सम्स पेड इन कंप्रोमाइज रिकवर करता है। जैसे कि आप हो, आप जब आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हो तो आप प्रीमियम देते हो उसको, और इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपको प्रोटेक्शन देती है। जब अब आपने किसी भी चीज का इंश्योरेंस लिया, मान लो हेल्थ का लिया है, तो आपको हेल्थ का एक्सीडेंट कवर लिया है तो एक्सीडेंट कवर का जो है डैमेजेस देती है कंपनी, और उसके बदले प्रीमियम लेती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, सभी को पता है गारंटी क्या चीज होती है, किसी भी चीज की गारंटी दूसरे की डेट या परफॉर्मेंस का प्रॉमिस करता है अगर कोई व्यक्ति, तो वो गारंटी कहलाता है। जैसे कि ये थे, ए को अरेस्ट करके ले गई पुलिस, पुलिस ले गई अरेस्ट करके। अब आप आए, आप एक दोस्त हो, आप पहुंचे पुलिस वाले पर, भैया मैं गारंटी दे रहा हूँ ये आज के बाद कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक बात है भैया, बॉन्ड भर दो, और गारंटर आप बन गए। अब ए को छोड़ दिया पुलिस ने, तो आप गारंटर बन गए। दूसरा, जब किसी बैंक से आप लोन लेते हैं, कोई भी व्यक्ति लोन लेता है, मान लो ए ने लोन लिया बैंक से, और आप हो उसके सी दोस्त। बैंक कहती है ठीक है लोन दे देंगे, कोई गारंटर ले आओ, जो अगर आप नहीं मिलते हो, आप चुका नहीं पाते हो, तो जो व्यक्ति चुका देगा तो वो आप बन जाएंगे, ठीक है, सी बन जाएंगे। क्योंकि सी इनकी गारंटी लेता है कि अगर ये नहीं चुका पाते हैं लोन तो फिर मैं चुकाऊंगा, यही गारंटी है।
राइट ऑफ श्योरिटी मैंने आपको बताई दी है, सेम ऐसा ही है, अगेंस्ट क्रेडिटर वगैरह है। बेलमेंट एंड प्लेस क्या होता है? गुड्स का डिलीवरी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जब पर्पस कंप्लीट हो तो वापस या फिर या डिस्पोज करो। जैसे कि ए के पास एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, और बी उसका मैकेनिक है। ए उस मोटरसाइकिल को सर्विस के लिए देके गया है और जिसके बदले सर्विस के बदले वो 500 रुपये देगा। अब जो ये साइकिल उसने दी है मोटरसाइकिल बी को, तो वो क्या होगी? बेलमेंट कहलाएगी, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी है ना, तो इसलिए बेलमेंट कहलाएगी। ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेली देख लो, रीजनेबल केयर होनी चाहिए, अपने माल की तरह होनी चाहिए। बेलर बेली की परमिशन की बिना यूज नहीं करेगा, बेली बेलर की परमिशन के बिना यूज नहीं करेगा। कोई भी गुड्स है उनको वापस देना पड़ेगा जब पर्पस पूरा हो जाएगा। तो गुड्स का नेचुरल इंक्रीज या फिर जो है चीजें हैं वो बेलर की होंगी, ना कि बेली की। जैसे कि गाड़ी में से, गाड़ी की सर्विस हुई, गाड़ी में से जो भी मोबिल निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा या फिर कोई पार्ट निकलेगा, वो बेलर का रहेगा। और बेलर का लीन होता है गुड्स पर, ठीक है। बेली का राइट होता है गुड्स पर। अगर जो है बेलर उस पेमेंट नहीं करता है सर्विसेज के लिए, तो फिर बेली का राइट होता है उस गाड़ी पर, उससे वो वसूल कर सकता है। प्लेज और क्या होता है? प्लेज आपने बहुत बार देखा होगा, सोना गिरवी रखा है किसी ने, मान लो कि सोना या फिर फोन, आपने देखा भी होगा नॉर्मली लोग ना फोन वगैरह गिरवी रख देते हैं अपना, या फिर कोई और चीज गिरवी रख देते हैं, तो वो यही चीज होती है। क्या करते हैं कि मान लो कि किसी ने फोन गिरवी रखा 500 रुपए में, बोला कि भैया बहुत जरूरत है, 500 रुपए में फोन ले लो और मैं आपको 600 रुपये दे दूंगा कल। तो ये क्या होगा? प्लेज हो गया। आपने किसी का फोन गिरवी डाला और फिर 500 रुपये दिए, फिर वो 600 रुपये आपको कल देगा। ये सब प्लेज के अंदर अंडर आ जाती है, जिसको प्लेज कहते हैं। ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, ठीक है। बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर डेट या फिर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ये सारी चीजें होती हैं। तो याद रखना ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है यहाँ से क्वेश्चंस। एजेंसी क्या होता है? एजेंसी बता दूं क्या होता है? एजेंसी होता है, मान लो कि ये ए है, ए ने अपने नीचे बी को काम पे लगा दिया। ए क्या रियल एस्टेट का काम करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ए ने बी को हायर किया कि भाई बी, जितने भी बैनामे होंगे या फिर जितने भी क्लाइंट से बात करनी है, जितने ही पेमेंट करने हैं वो तुम करोगे, ठीक है, सारे क्लाइंट से बात करोगे तुम करोगे। तो बी ए का एजेंट हो गया, ठीक है। ए के बिहाफ पर कौन बात करेगा? बी करेगा। तो ये एजेंसी कहलाती है। किसी व्यक्ति के बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति जब काम करता है तो फिर वो एजेंसी कहलाती है। कैसी कैसी एजेंसी होती है? एक्सप्रेस हो सकती है, मतलब वर्ड्स में, रिटर्न या फिर ओरल। इम्प्लाइड हो सकती है सर्कमस्टेंसेस से, पार्टनर वाइफ नेसेसिटी, ये सारी हो सकती है। रेटिफिकेशन हो सकती है, स्टॉपल से हो सकती है, नेसेसिटी हो सकती है, ऑपरेशन बाय लॉ से हो सकती है। ड्यूटीज ऑफ एजेंट क्या है? अथॉरिटी के स्कोप में काम करेगा, अकाउंट्स मेंटेन करेगा, सीक्रेट प्रॉफिट बिल्कुल नहीं लेगा, प्रिंसिपल को रिटर्न करेगा, लीन वगैरह होगा। डेलीगेट नॉन डेलीगेट, मतलब कि एक एजेंट दूसरा एजेंट अपने नीचे नहीं रख सकता है बिना परमिशन के मालिक के, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ एजेंट क्या होता है? देख लो, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, रिवोकेशन हो सकता है, रिवोकेबल एजेंसी हो सकती है, नोटिस मिल जाता है थर्ड पर्सन को, अगर नोटिस दे दिया था तब भी रिवोकेशन हो सकता है। इंपॉर्टेंट केस लॉज है, इंपॉर्टेंट केस लॉज है, याद रख लेना इनको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, वरना अगर नोट्स चाहिए आपको सब चीज़ों के, बिल्कुल एकदम तैयारी परफेक्ट करनी है तो 20 मैंने मॉक टेस्ट भी इसमें डाल रखे हैं, सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज हैं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लास्ट में वैसे मैं वीडियो में बता भी दूंगा कि कैसे कैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अपना एमसीक्यूज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870